आदरणीय शुभ जी, चंद्रकांता दी, अरविंदाक्षन जी, भाई एनके सिंह जी, जमुना बेनी जी, क्षमा दी, मदन जी, ओम जी, और मेरे इतने इतने अनिल जी, जितने भी अनुज और दोस्त यहाँ बैठे हैं, सबको प्रणाम करती हुई मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि जब कह रहे थे एनपी सिंह जी कि तथागत की पुकार पर, तो मुझे ना अचानक ध्यान आया कि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते थे। ऐसे ही तो नहीं किसी दिन पुकारा होगा चुपचाप बुद्ध ने शंकराचार्य को वाद विवाद के लिए, फ्रेंडली कॉम्बैटिव नहीं, फ्रेंडली चिट चैट के लिए, शास्त्रार्थ के लिए और समन्वय के लिए, जैसे अभी तथागत संस्था ने अरविंदाक्षन जी को पुकारा है शंकराचार्य की भूमि पे। रामदरस मिश्र जी हमारी हिंदी पट्टी के अभिभावक थे, एक तरह के भीष्म पितामह, जिन्होंने यहाँ के सारे महाभारत, जितने मुद्दों पे वाद विवाद होते रहे हिंदी पट्टी में स्वाधीनता आंदोलन से पहले से लेकर अब तक, वो उन्हीं भीगे नैनों के साथ देखे, जिसका हवाला जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में मनु के संदर्भ में दिया है। उन भीगी आंखों की याद कीजिए। वो कहते हैं, हालांकि पहली पंक्ति रामदरस मिश्र जी पर लागू नहीं होती, वो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर नहीं बैठते थे, सबसे मिलते जुलते रहते थे, मगर फिर भी आगे की पंक्तियां और हिंदी पट्टी के विवाद। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। इस चितकबरी दुनिया को या इधर और अथवा परंतु किंतु बाइनरीज में बांट कर देखने का जो ये चलन है, उसे भीगी आंखों से ही देखा जा सकता है और ये समझते हुए देखा जा सकता है कि जो व्यर्थ के विवाद हम ध्रुवांतों के बीच छिड़े रखते हैं, विवाद करने बुरा नहीं है, मगर नफरत से बजबजाते हुए एक दूसरे के शिरच्छेद पे तैयार हो जाते हैं, वो विवाद अंततः क्या है? हिंदी पट्टी में हिंदी की शुरुआत ही हिंदी उर्दू विवाद, हिंदी की अपनी भगिनी भाषाओं में, तो मैं तो भगिनी भाषाएं भी नहीं कहती, मातामही भाषाएं, जितनी लोक भाषाएं हैं, लोक नृत्य की भाषाएं हैं, जो हम लोग अपनी दादी नानी से अभी तक बोलते हैं, जिसमें वो मातामही भाषाएं हैं, पितामही भाषाएं हैं, भगिनी भाषाएं भी नहीं है। उनसे विवाद, नागरी प्रचारणी सभा के समय के पहले ये, उसके बाद गीत अगीत कौन सुंदर है, इसका विवाद। बैठे हैं सामने ओम जी,
इन्हें इसका दंश पता है। उसके बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बीच की खींचातानी तानी। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि वाम और दक्षिण के बीच भी संवाद छोड़कर एक दूसरे से नफरत के बजबजाते हुए वक्तव्य देने की जो परिपाटी है या अबोला साधने की जो परिपाटी है, वो हमारे संयुक्त परिवार की परिपाटी से अलग है और जनतंत्र की चेतना से भी अलग है। हिंदी आधुनिकता के गर्भ से जन्मी थी। 1857 में उन सिपाहियों के खेमे से उस कैंप से जन्मी थी, उस छावनी में जन्मी थी जहां एक संकल्प सधा था साथ मिलके चलने का, आपस में बोलने बतियाने का। शायद इसीलिए स्वाधीनता संग्राम की भाषा बनी हिंदी, हिंदुस्तानी भी। और जनतांत्रिक चेतना जो इसकी है उसका हिसाब देखिए कि तत्सम तद्भव देशज और विदेशज सबको एक चटाई पर इसने बिठाया है, एक पंगत में बिठाया है। ऊंच नीच का पदानुक्रम तोड़ने के संकल्प के साथ बिठाया है। सह अस्तित्व की जो हमारी प्राणधारा है संविधान की, उसके तहत बिठाया है। और इस सिर्फ इसलिए वो स्वाधीनता आंदोलन की भाषा नहीं बनी कि थोड़े बहुत फर्क से हिंदू मुसलमान दोनों ये भाषा बोलते और समझते थे भारत भर में, बल्कि इसलिए भी बनी कि राजा जी दक्षिण में जो तमिलनाडु में जिसकी चर्चा इन्होंने बड़ी मनहर चर्चा की, वहां बैठे बैठे ये समझते थे कि तमिल जैसी जितनी पुरातन भाषाएं हैं उन्हें आसपास की तमाम भाषाओं को थोड़ा सा दबा के रखने का उन पर हल्का सा कलंक है। जैसे कन्नड़, मलयालम और तेलुगु को दबाने का। हमारे चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर भी समझते थे कि बांग्ला जैसी समृद्ध भाषा के सिर भी उड़िया, आसामी और अन्य पहाड़ी भाषाओं को थोड़ा दबा के रखने का कलंक है। लाला लाजपत राय पंजाब जैसी समृद्ध परंपरा से आए थे, भाषा के पंजाबी से, मगर वे भी जानते थे कि सिंधी, हरियाणवी और दूसरी पहाड़ी भाषाओं के सिर चढ़कर पंजाबी बोली है। हिंदी नवजात थी, मतलब मैं खड़ी बोली हिंदी की बात कह रही हूँ, जो मेरठ छावनी की भाषा थी, उस लोक वृत्त की। वो एक तरह से बातचीत की भाषा तो थी, लेकिन साहित्यिक महत्व की भाषा और बृहत्तर संवाद की भाषा होने के संदर्भ को ध्यान रखें तो वो अभी नवजात बच्ची थी और वो इतनी भोली आंखों से वो दुनिया को देख रही थी और सबके घर आती जाती। जैसे मोहल्ले की छोटी बच्ची जामन कम हो जाता है तो घर का मोहल्ले के किसी घर में दौड़ जाती है। उसकी आंखों में कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई अपना पराया नहीं होता, सब अपने होते हैं। तो ये नवजात भाषा जो छोटी बच्ची जैसी थी, उसने सबको गले लगाना सीखा। अपनी जनतांत्रिक चेतना के हिसाब से इसने काम भी किया। ये हमेशा से खुली भावों वाली भाषा रही। इसका प्रमाण है कि हिंदी में
जितनी भारतीय भाषाएं हैं सबसे ज्यादा अनुवाद हिंदी में ही होते हैं। इसका विलोम सत्य नहीं है, मगर इसका कोई बुरा नहीं मानता। हम गरीब हिंदी पट्टी के लोग हैं, हमें अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में नहीं भेजा जाता, भेज नहीं पाते माँ बाप। हम अभी भी माँ बाप से नहीं तो अपने दादी दादा नाना नानी और घर के और बुजुर्गों से किसी और भाषा में बात करते हैं जो उस लोग की भाषा है। फिर भी हम JNU और दिल्ली विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा और भारतीय भाषा विभाग इसके प्रमाण हैं कि कितने उत्सुक रहते हैं। अभी अभी अनके सिंह जी को आपने सुना, आधे घंटे में तमिल सीख के सबके हृदय में प्रवेश करने का जो हमारा जज्बा है, किसी को अखबार लेने का जो हमारा संयुक्त परिवार से आने के कारण एक जज्बा है हिंदी पट्टी के लोगों में, वही ऐसा संकल्प ले सकता है कि अरविंदाक्षन जैसे मनीषी विद्वान जो खुद एक समृद्ध भाषिक परंपरा से आते हैं, उसको हम जय कन्हैया एक गाना होता था बिहार, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, जो बिहार के लोग हैं अशोक जी, वो गाते थे जय कन्हैया लाल जी मदन गोपाल जी, क्या तो पाल की कौन सी थी आगे में भूल गई, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। तो कंधे पे बिठाना और झूला झूलाना पुरस्कार क्या है। कितनी मुश्किल से आदमी समय चुरा के थोड़ा सा लेखक लिखता है, घर के लोग कुछ समझते भी नहीं कि पगलेट आदमी क्या कर रहा है। अचानक जब कहीं से कोई सूचना आती है अशोक जी की, हाँ इसको इसकी पब्लिक स्फीयर ने कुछ पहचाना या उसके पार किसी ने, तो घर में भी थोड़ी इज्जत बढ़ती है, वरना तो सब यही सोचते हैं कि ये पगलेटा क्या करते रहते हैं। अब उस तिरस्कार के थोड़ा सा प्रत्युत्तर ये पुरस्कार हो सकता है। कम से कम हमारे आसपास के लोग सोचते हैं ये उतना पागल नहीं है, शायद बाहर इसकी पूछे तो चलो ठीक है, तो थोड़ा सा सम्मान उसे मिल जाता है। और इस तरह से इस तरह के प्रयासों का बहुत महत्व है, और कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन इतना तो जो आदमी खुद ही नहीं समझता कि पता नहीं हम क्या किए जा रहे हैं, कि अचानक उसको लगता है, मैथिली का एक लोकगीत है, सूतल छलिए बाबा के भवनवा अचके में आयल कहार हो, तो वही है, हम तो अचके में आ जाता है कुछ। तो उस तरह का जो चौक के आदमी, जैसे बालिका वधू उठती थी बाबा के भवन में सोई हुई लपेटा सपेटा लगा के, वैसा जागरण भीतर घटित होता है कि अरे मुझे गाजा बाजा कहाँ से आ गया मेरे दरवाजे। तो उस तरह की ये प्रत्यभिज्ञा अपने लिए घटना, इसके लिए आप तथागत संस्था बुद्ध भी प्रसन्न हुए होंगे आपसे, और चाची भी प्रसन्न हुई होंगी। तो आप को, और जहाँ तक अरविंदाक्षन जी के लेखन का सवाल है, बेकेट और कॉनराड, अशोक जी को याद होगा, ये फ्रेंच भाषी थे, उनकी मातृभाषाएं फ्रांसीसी थी। अंग्रेजी में उन्होंने जब लिखा तो फ्रेंच की जो नजाकत है वो अंग्रेजी को उन्होंने खोएचे में दी। और इसी तरह राजा राव जो कन्नड़ जानते थे, फ्रेंच भी जानते थे वैसे, वो जब उन्होंने भारतीय अंग्रेजी में लिखना शुरू किया तो आपको याद होगा अशोक जी, जब कांतापुरम में वो उसका वर्णन है, हमारे यहाँ जो कार्तिक महीने का वर्णन है, वो उसमें पूरा धक धक बजता हुआ कन्नड़ का संगीत सुनाई पड़ता है। इतने दियों का प्रकाश, स्थानीय जड़ी बूटियों की खुशबू, सब कन्नड़ से वो ले आए हैं अंग्रेजी में।
तो जो अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्ति है, अपने ही रंग रंग लीनी ले मुझसे नैना मिलाए के। दो भाषिक संस्कृतियां जब आंखें मिलाती हैं, जैसे अरविंदाक्षन जी के लेखन में मलयालम की शीतल छां हिंदी को मिलती है और एक दूसरे को रंग रंग लेने, यही हमें करना है जीवन भर। प्रीति कलह की जो परंपरा है, मार्क्स जिसको फ्रेंडली कॉन्ट्रडिक्शन को सर पे बिठाने की परंपरा कहते थे, हमें एक दूसरे के रंग रंग जाना है। जैसे गीत गोविंद में राधा कृष्ण के कपड़े पहन लेती है, कृष्ण राधा के, वो प्रीति कलह की जो छीना झपटी है, वो छाप तिलक छीनने में किसी तरह की हिंसा नहीं है, वो एक तरह का प्रीति कलह है। सब एक दूसरे की छाह में बैठे और जगत जब तपोवन सूखियो दीर्घ दाग निदाग। अगर ये धूप का समय है आतप का, तो जगत को तपोवन कौन करेगा? हिंदी आप लोगों में यही प्रेरणा भर रही है कि आप सोचें।